हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु वाइस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने की कोशिश करूंगी रिगार्डिंग द यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू। बहुत से एस्पिरेंट्स जो इस समय मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, दे आर मेकिंग समवट मिस्टेक्स आउट देयर कि हम अकाउंट्स का या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाले पोजीशन के हिसाब से लेबर लॉस का पोर्शन आगे चल के पढ़ लेंगे जब तक हमारा फाइनल इंटरव्यूज आएंगे। बट द पॉइंट इज you need to work upon these areas every single day. Accountancy, just like any other subject, requires every day consistency. रोज पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, रोज पढ़ना बंद कर देंगे तो भूल जाएगा. That's a very normal point. ठीक है, तो आज हम क्विकली कवर करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन और इन द इंटरव्यूज, या फिर आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं. एंड इन एनी केस, अगर अभी आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग को डिच करके चल रहे हैं कि एंड में आके पढ़ लेंगे, एंड में देख लेंगे, उस समय स्ट्रेस इतना बिल्डअप हुआ होगा, इंटरव्यू है इंटरव्यू है इंटरव्यू है, उसके अंदर बिल्कुल एक चीज़ जो बड़े समय से पढ़ी नहीं होगी. 5 सितंबर को पेपर हो गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर चल रहा है, जैन की तरफ अगर आपके इंटरव्यूज होते हैं तो व्हाट विल यू डू? यू विल बी गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ गैप टू कवर अप अकाउंटेंसी व्हिच रिक्वायर्स रेगुलर कंसिस्टेंसी. देयर इट वुड हिट यू, राइट? तो चलो फिर शुरू करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कवर कर सकते हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू. Okay, so let's move forward to the first question. How do you bridge the gap when you are trying to make an individual with no accounting knowledge grasp complex accounting concepts? आप ये गैप कैसे कवर करेंगे जब आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है? देखिए, देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो शायद ये वीडियोस देखते हैं. अगर आपने रिव्यू किया तो आप में से बहुत से लोगों ने कभी अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं थी. क्या मैं अगर क्लास के अंदर सीधा ही अकाउंटिंग की बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके आपसे बात करती तो आप जितना अकाउंटिंग समझ पाए हैं, क्या आप उतना समझ पाते? अकाउंटिंग को समझने के पीछे सबसे बड़ा राज ये आता है कि आप टेक्निकल टर्म्स को स्किप करें, और जब आपको कोई चीज़ समझानी है तो डे टू डे के हिसाब से उस अकाउंटिंग को समझाएं. अकाउंटिंग नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट और द फॉर्मेट्स आउट देयर. नो, go and simplify things in terms of the day-to-day working, because accounting is not a mere theoretical concept. जब मैं अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर एक 20 रुपये का चिप्स का पैकेट भी बाय करती हूँ ना, उसमें भी अकाउंटिंग होती है कि 100 रुपये जेब से निकाले और उसको दिए और वहीं से कैलकुलेट किया होता है कि 80 रुपये वापस आएंगे, वहीं पे अकाउंटिंग चल रही होती है. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. आप पूरा कैश अपना नोट करके रखते हो कि मेरी जेब में कितना वापस आया, 80 रुपये आए, अब इसे कहीं और खर्चना है. दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एवरी सिंगल डे. ये क्या था? ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था. That means if you are trying to let someone know about the various accounting concepts, आप उसको गैप ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, you will not get into the technicalities, but you will try to explain it in the simplest manner. Another example that you can say is someone who doesn't know anything about the financial statements. आप उससे बात क्या करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें. कहते हैं अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा कि कल को इसने पैसे वापस ना किए तो कहते हैं बेस्ट ऑप्शन है कि आप ना देख लो, उसने लिखा तो होता ना कि उसके पास कितनी क्या है. ये लॉ बताता है कि आप ना लिख कर रखो कि आपके पास इतनी पूंजी है, इतनी आपके ऊपर लायबिलिटीज हैं. अगर उसने बहुत सारे लोन पहले ही ले रखे हैं, आप लोन दोगे तो आपको डर लगेगा. ये हम नॉर्मल लाइफ में तो पूछ रहे थे कि इसने पैसे वापस किए, इसने पैसे वापस किए, 4 लोगों से पूछ सकते हो. लेकिन अगर कुछ और जानते नहीं तो आप उसकी बुक्स देखकर उसको पूछोगे कि आपके लोन है क्या ऑलरेडी. इस तरीके से हम किसी की भी अकाउंटिंग को समझ सकते हैं अगर हम हर चीज का सिंप्लीफाइड वर्जन की तरफ मूव करें rather than the extreme technicalities of accounting. You can give an illustrative example to support your content. ठीक है, that's the first question that I'm going to talk about. Let's move on to the next question. Second question क्या कहता है? वो कहता है what do you mean when you say that you have a negative working capital? आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और आपको पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू हैव अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बात की जाती है,
पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आप इसके आंसर फॉर्मुलेशन उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल refers to the capital that you need to day to day for your day to day operations. That means if I work in any organization, the day to day expenses, this month's salary, the people who are working there, electricity expenses, water expenses, all these expenses that the organization incur to continue its day to day working is called working capital. इसको अकाउंटिंग में हम डिफाइन कर देते हैं दैट इज CA माइनस CL, यानी आपके पास पैसे ज़्यादा पड़े होते हैं और आपको डे टू डे जो पेमेंट करनी होती है वो उससे कम होती है, राइट? तो उसको वो लोग डिफाइन कर देते हैं एज CA माइनस CL। जब हमें ये बोल दिया जाए कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, यानी वो सिचुएशन जब आपके करंट एसेट पड़ गए कम और करंट लायबिलिटीज हो गई ज्यादा, जब आपको किसी को पेमेंट ज्यादा करनी है, यू हैव टू पे मोर, तो अगर आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू माइट हैव टू इनकैश समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म, और वहां से आप पैसा इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट टर्म में। इसका मतलब हम पैसा संभालने में अच्छे नहीं हैं, ये पता चलता है इस पूरी सिचुएशन से, दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड दिस कैन डेफिनेटली अफेक्ट द रेपुटेशन। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू हैव अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? मीन्स द डे टू डे पेमेंट्स आर वे मोर देन द अमाउंट दे हैव इन अ लिक्विड फॉर्म to pay off the day-to-day expenses. So that means sometimes the organization would have faced it that someone from the suppliers or anybody would come to them and ask them for money, and the organization will say, we cannot pay you today but we'll pay you tomorrow, due to the insufficiency of cash and cash equivalents. This kind of situation definitely affects the reputation of the organization, as organization has definitely failed to pay its day-to-day small, or you can say the expenses which aren't really that much in nature. In this case, what happens is, what we can infer from the situation is that the organization was not able to meet the payments because they are not maintaining the cash and cash equivalents as per their day-to-day requirements. ठीक है, तो आप इस बारे में बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश को लेकर संभालने में और उसे कब कितने समय उसके जेब में होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। अगर ये जो मैंने बताया इसको थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लगा, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बता देती हूँ ताकि आप उसको फॉर्म आराम से कर पाए। मेरे पास अभी इस समय मैंने एक शॉप से सामान खरीदा 100 रुपये का। आई बॉट समथिंग दैट वाज ऑफ 100 रुपीज़। अब हुआ क्या, मैं घर आ गई और घर पर ना मैंने अपने सामान रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास वो 100 रुपये लेने एकदम से घर आ गए। मैंने तभी चेक किया मेरे पास घर में कितने रुपए पड़े हैं। मैंने देखा कि मेरे पास उस समय सिर्फ 60 रुपीज़ है। तो अब क्या करूँगी मैं? इस समय पता है क्या होगा, ये सप्लायर सोचेगा 100 रुपये नहीं है इनके पास में, मैं इनको सामान उधार पर दे रहा हूँ और इसके पास 100 रुपये नहीं है, मुझे पे ऑफ करने के लिए 60 रुपये लेकर आ गए हैं ये। फिर वो सोचना शुरू करेगा अगली बार उधार नहीं देना मैंने। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि सर आज 60 देती हूँ लेकिन मैं बाकी 40 कल दे दूँ, क्या कल दे दूँ ये वाले पैसे? जैसे मैंने ये बोला वो मेरी तरफ देखेंगे और बोलेंगे ये तो रेगुलर एक्सपेंसेस है। मैं कहा सर पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, मैंने रखे नहीं हुए अपने पास। तो वो बोलेंगे कि आपने रेगुलर इतने 100 रुपये नहीं रखे हुए अपने पास। ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए जितनी उनकी रेगुलर करंट लायबिलिटी उनको पे ऑफ करनी होती है ना, उससे ज़्यादा पैसा वो हमेशा बनाकर रखते हैं अपने पास। जब हम रेशोज की बात करते हैं वहां पर वो डिफाइन कर देते हैं कि 1.33, प्रैक्टिकल लाइफ में 1.33:1 होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है 2:1। कि देखिए अगर आपसे कोई 100 रुपये मांगने आ सकता है ना, तो आप 200 रुपये अपनी जेब में डालकर रखिए ताकि आप उसको 100 रुपये देके अपनी जेब में फिर भी कोई इमरजेंसी के लिए कुछ खरीदना हो, कोई पैसे देने हो, तो आपने 100 रुपये अलग करके रखे हुए हो। ये चीज़ होनी चाहिए। ये है आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे चले। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग? क्या डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? कितनी इंपॉर्टेंट है ये जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं? देखिए अकाउंटिंग तो है ही पूरी डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड। पता है क्यों? मैंने आज क्या किया, आज मैंने 100 रुपये खर्चे सुबह, फिर दोपहर में मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए, शाम को मेरे फिर कोई सेल हो गई तो 2-3 लाख रुपए इकट्ठे आ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि रात को मैंने फिर 4-5 हज़ार की कोई पेमेंट कर दी। आज मुझे सब याद है क्योंकि मैंने आज पेमेंट की है। 4 दिन बाद आप मुझसे पूछ के देखिए, मुझे याद नहीं होगा। रीज़न, सर कहाँ रखे हैं बुक्स में? और ऊपर से अगर मैंने लिख दिया 4000 रुपये पेड, क्या प्रूफ है उसका? किसी को पता है कि वो कहाँ गए? अगर कल को जिसको मैंने पेमेंट की
उसने मना कर दिया दैट मुझे तो कोई पेमेंट नहीं मिली, तो मैं क्या कहूँगी? क्या मैं उससे कुछ छेड़ पाऊंगी? क्या मैं बोल पाऊंगी नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, मैंने पेमेंट की थी? कैन आई कम अप विथ सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड मेकिंग पेमेंट्स? नो, यू जस्ट कांट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एंटायर थिंग वुड कम ऑन यू कि सर आपने 4,000 की पेमेंट की, आपने इसका बिल नहीं कटवाया, आपने लिख के नहीं रखा, अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो आपने रिसीट कलेक्ट की थी. ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए जाएंगे. दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटिंग इज फॉर वेरियस यूजर्स. यानी कि organization head is different from other people. That particular person needs to know whatever has happened in the organization and what is the proof. उसने आपको 100 रुपए दिया, आपने उसे कैसे खर्च किया, कैसे नहीं किया, उसके पास कैसे पता चलेगा? He will need the invoices of that particular expenses that you have incurred. He will need to know whether the amount has been deposited in the bank. उसकी स्लिप है आपके पास? बैंक में जमा होने में भी 3 दिन लग सकते हैं. मतलब अगर हम चेक लगाते तो 3 दिन का समय होता है. आपको कैसे पता चलेगा? The documentation will save you from his wrath, because ultimately the organization head would think that where is the check. आप कैसे प्रूफ देंगे? आप पहले बोलेंगे सर कल चलते हैं बैंक में, जाकर पूछ के आएंगे. वो बोलेंगे मेरे पास इतना टाइम होता है, तो आप क्या कर लोगे? सो दीज आर द वेरियस सिचुएशंस व्हिच कैन कम अप. तो ये था आपका एक समझाने का तरीका. अब बात करते हैं इसकी, हाउ इंपॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग. Documentation plays a very important role as it is the proof of all the transactions that have occurred, not only for the internal users, that means the employee or you can say the head of the organization would like to see that, but also regarding income tax department and GST, they always look forward to the documentation which acts as a proof that you are not doing any kind of fraudulent activities or not accumulating blank money. यही documentation requirement होता है. At the same time, documentation supports the entire working that has been done. Right? So documentation plays a very important role even at the time of auditing, because if someone else would like to check it up, then this plays as a conclusive proof of the transactions that have incurred. ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, जब आप इसके बारे में बात करते हैं. तो एक अगर इसको हिंदी में बताना हो तो हाउ इंपॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को समझाना होता है, आपको एम्प्लॉयज़ को दिखाना होता है. एम्प्लॉयज़ नोट करके चलते हैं. अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का हेड अलग है, कंपनी के केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड अलग है और एम्प्लॉय अलग है. अब एम्प्लॉय ने कुछ किया है, एम्प्लॉयर को कैसे मालूम चलेगा? जब तक उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाएंगे. आप एक लिख कर दे दो कि सर इतना खर्चा हुआ है, उसके बाद क्या उनके पास कोई वेरिफिकेशन का प्रूफ तो होना चाहिए, वेरिफिकेशन करने का कोई तरीका तो होना चाहिए. अगर तरीका ही नहीं है तो आप उनको कैसे मालूम चलेगा that you have actually incurred it. Moreover, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST है, ये ओरल ट्रांजैक्शंस को नहीं मानते. ये कहते हैं कि लिख कर ला कर दो. मैंने बैंक से लोन लेना है, बैंक मुझे लोन नहीं देगा जब तक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके सामने नहीं रखी. आई विल हैव टू गेट इट ऑडिटेड फ्रॉम द CAs. मुझे CA से जाकर स्पेशली उसको ऑडिट करवाकर उनके साइन करवाने पड़ेंगे और फिर जाकर बैंक में देना पड़ेगा. विदाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ्स यू कैन नॉट प्रूव योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज अकाउंटिंग in terms of oral accounting will not be used as a conclusive proof of your net worth. आपकी net worth नहीं पता चलेगी. आपको बैंक से भी स्टेटमेंट निकाल कर डालनी पड़ेगी अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोन देने के, देखिए मेरे पास जेब में पैसे हैं, देखिए मेरे बैंक में पड़े हैं, और बैंक भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है. तो यानी बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ओरल अकाउंटिंग जो है उसकी एक लिमिटेशन है. अगर प्रोप्राइटर को कुछ हो गया, अगर प्रोप्राइटर भूल गया, उसकी एज हो गई है, कोई चीज़ उसके दिमाग से निकल गई, तो अकाउंटिंग वहीं पर वो खत्म हो जाएगी. लेकिन दूसरे केस में अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाएगा, वही मेमोरी का प्रूफ बन जाएगा. देखिए हुए थे 100 रुपये की पेमेंट, मैंने आपको की थी, चेक कर लो. नाउ दैट इज अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग. ठीक है, ये आ गया. कई पॉइंट्स बताती हुई चल रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेमोरी इट इज़ लिमिटेड. अगर मैं आपको इतना बताऊंगी तो शायद जब आप एकदम से आंसर देने लगते हैं तो आप इतना दे पाएंगे. तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड वे से आपको चीज़ें बता सकूँ, सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. बिकॉज आई डोंट, इफ़ in case you are sitting in front of an interviewer, the interviewer is not going to look forward to the अगर टिपिकल भाषा में बोली जाए, रटी रटाई डेफिनेशंस इज नॉट समथिंग दे वुड लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज अकाउंटिंग इज वे बियॉन्ड दैट. क्रैमिंग इज नॉट समथिंग दैट इज देयर इन अकाउंटिंग. ठीक है, चलो अगला पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज डबल एंट्री.
how are transactions recorded in such an accounting system? डबल एंट्री एग्जैक्टली है क्या? डबल एंट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप मानते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो दो तरफा इम्पैक्ट डालती है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, व्हेन आई बाय अ पैक ऑफ चिप्स आई पे फॉर दैट। ऐसे मेरे हाथ में एक चिप्स का पैकेट आया और ऐसे मेरी जेब से पैसे गए। एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन के अंदर भी आप ऐसा करते हैं। अगर हम लोग कोई खर्चा करते हैं तो हमें पता है हमने खर्चा किया है और उसके बदले हमारे पास कैश चला गया है। अगर हम किससे पैसा रिसीव करते हैं तो हमने कैश रिसीव किया है, लेकिन हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि कैश आया क्यों। अगर मुझे ये नहीं पता, कैश आ तो गया, मैंने नोट भी कर लिया, सिंगल एंट्री यही कहता है कि आपके पास कैश आया, कैश क्या जो हुआ उसको नोट कर लो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं उसके पीछे का रीजन क्या है तो हमें कैसे पता चलेगा। डबल एंट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो पैसे की मूवमेंट, उसका कारण, उन सब चीजों को, एस्पेक्ट्स को कवर करके चलता है। दिस वाज गिवन बाय लुका बार्टोलोमो स्पेक्युली, राइट। ये एक स्पेसिफिक, ही इज द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग जिन्होंने इसका सेटअप किया था, जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो अप्रोचेस आ जाती हैं। एक अप्रोच है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड अप्रोच किसने बनाई थी? दैट इज गिवन बाय अमेरिकन, विच हैज बेसिक, दोनों में रूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं। सो ऐसे आप डबल एंट्री बुक कीपिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ डबल एंट्री को बता सकते हैं कि डबल एंट्री इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके एक तरीके से। नाउ हाउ आर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन सच एन अकाउंटिंग सिस्टम? इसको रिकॉर्ड करने का तरीका, हर चीज़ के दो एलिमेंट्स। और जब हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि अगर आपसे किसी से आप पैसे रिसीव करते हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर भी उन्होंने तीन, ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के उन्होंने अकाउंटिंग में डिफाइन किया गया है। जब इस सिस्टम को बनाया गया था, इस सिस्टम के अंदर तीन बेसिक रूल्स डाले गए थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अपने रूल्स बनाए गए, पर्सनल के अपने बनाए गए और आपके नॉमिनल के अपने बनाए गए। एक एंट्री के अंदर हो सकता है दोनों आपको मिल जाए, रियल भी मिल जाए, पर्सनल भी मिल जाए, नॉमिनल भी मिल जाए। उसके मेथड से उन्होंने हर एक एंट्री को दो इम्पैक्ट्स के तौर पर बांट कर नोट करना शुरू किया। इससे ये होता है, इसका एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जब मेरे पास कैश आता है तो मुझे पता होता है उसका रीज़न क्या है, क्या मेरे पास इनकम आई है या फिर मैंने किसी से कोई लोन ले लिया है। दोनों केस में आप पता लगा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। इफ़ यू फील तो आप अपना जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल हो गया, फिर आया रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसको बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका होल्ड कितना अच्छा है इन चीज़ों को बताने में। ठीक है, the transactions are basically simplified on these three basic rules and are recorded according to the rules that have been specified in terms of the traditional approach or the modern approach. In both the cases the impact is same. ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। Now moving on to the next point, can you name some common errors in accounting? देखिए, अकाउंटिंग के अंदर कई तरह की एरर्स या गलतियां होती हैं। यानी कि सबसे पहली गलती जब आप उसे डालना ही भूल जाते हैं, जब आप भूल जाते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुई थी और वो ट्रांजैक्शन नोट ही नहीं होती, जिसे हम बोल देते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यानी भूल जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज एरर ऑफ कमीशन, राम का नाम लिखना था, शाम का नाम लिख दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। देन कंपनसेटिंग एरर्स, यानी पाप, एक ऐसा पाप जो डेबिट में भी सेम है, क्रेडिट में भी सेम है। इन टर्म्स ऑफ एरर ऑफ the compensating errors, in terms of the compensating errors we specify that in case of debit as well as credit, in both the areas the error is in such a way that the error in debit is equal to the error in credit. That is why by the end आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा, लेकिन ऊपर जो आपके लेजर्स है उनमें गलती होगी। These errors are hard to find. And the last one is error of principle. That is again a very hard to find error, in which what you can do is कि आपने क्या गलती की होगी, आपने expense को asset बना दिया, asset को expense बना दिया। Both the cases, the debit side things, जो भी डेबिट साइड आइटम है वो डेबिट साइड ही रहता है, the credit side items will remain the credit side items, it's just the switching in their nature.
there are certain errors which are hard to find and there are certain errors which can be found out. Error of commissions आप फिर ढूंढ सकते हैं, वन साइडेड एरर्स आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो टू साइडेड या कंपनसेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इनको तो जब तक आप ध्यान से सारे वाउचर्स और सारी चीज़ें चेक नहीं करते तब तक ये नहीं मिल सकते। और इसके साथ मैं रिकॉर्ड ये कर सकती हूँ कि सर डॉक्यूमेंटेशन का यही एक फ़ायदा होता है कि आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग आप भी कर सकते हैं, दैट विच इज बेसिकली अ गुड वे ऑफ शेयरिंग दैट यू हैव बीन रिव्यूइंग द क्वेश्चंस दैट दे हैव बीन आस्किंग। सो कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड वैसे भी अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जोड़कर ही बनाई जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर अभी तक आपने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है खुद को, तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन टू आवर पोर्टल। आप वहाँ से अपने लिए मॉक इंटरव्यू सेशंस के लिए अपने देख सकते हैं कि आप किस समय इंटरव्यूज दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये मॉक इंटरव्यू के साथ साथ हम आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप अपना रिव्यू कर सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देती हूँ किस तरीके से आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं। आप हमारे पोर्टल के ऊपर अगर आप कोई भी, जैसे इसी वीडियो के नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगी, आई हैव ओपन अनदर वीडियो। अब वहाँ पर आप वीडियो के नीचे रिव्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। सी, यहाँ पर आपके पास पूरा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंटरव्यू फॉर्म, और आप अपना डेफ अपलोड कहाँ कर सकते हैं, बिकॉज डेफ के बेस पर ही आपको पर्सनलाइज्ड आप अपना क्वेश्चन बैंक आपको मिल पाएगा, जिसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट एरिया जहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। वो ये रहा, ये आपका हमारे पोर्टल पर जाकर सीधा ये आपका डेफ है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। और आफ्टर फिलिंग दिस अप, या फिर अगर आपने अपना ओरिजिनल डेफ भरना है, अपना अपलोड ओरिजिनल वाला करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज अल्टीमेटली उसी के बेस आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप इस पर जाकर करना चाहते हैं या फिर अपना ओरिजिनल भरना चाहते हैं, और उसके बाद आपको उसको अपलोड यहाँ करना है। यहाँ पर आप पहुंचेंगे सीधा हमारे अभिपीडिया के पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पर आप डायरेक्टली ईपीएफओ में पहुंच जाएंगे। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ईपीएफओ में जाइए और यहाँ पर आपके पास ये रहा अपलोड योर बायोडेटा। यहाँ से जैसे ही आपने उसको अपलोड किया, आपके पास पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। द मोमेंट यू गेट योर ओन पर्सनलाइज बैंक, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे वे से एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे वर्क किया जा सकता है, कैसे उनको आंसर करना है, और इसी के बेस पर आपके लिए मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। सो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल्स जैसे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर जो भी अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे हमारे इंटरव्यूज आपके पास आपके हम बुक करते जाएंगे, उसके बेस पर आपके पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी। सो वी आर फिलिंग इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, सो अपलोड योर बायोडेटा नाउ फॉर दैट, ताकि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए ना, कोई कमी ना रह जाए, ताकि जब हम यूपीएससी में वी फेस द अल्टीमेट इंटरव्यू वी आर प्रिपेयर्ड इनफ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।